तो आज हम गूगल के हाल ही में हुए कुछ बहुत बड़े ऐलानों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास कुछ ब्लॉग पोस्ट हैं, कुछ तकनीकी लेख हैं और कुछ अंदरूनी जानकारी भी है। और मामला सिर्फ एक नए तेज एआई मॉडल का नहीं है, हम एक पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। नाम है जेमिनी 3। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि एआई की दुनिया अब सिर्फ हमारे सवालों का जवाब देने से कहीं आगे कैसे निकल रही है। बिल्कुल। ये अब सिर्फ एक इंफॉर्मेशन असिस्टेंट नहीं रहा। अब ये हमारे लिए काम करने वाले पार्टनर बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब एक बड़ा शिफ्ट है ये। आज की बातचीत इसी बदलाव के बारे में है। हम देखेंगे कि ये चीज़ें असल में कैसे काम करती हैं, पर्दे के पीछे की तकनीक क्या है और सबसे ज़रूरी इसका हमारे काम करने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, और जो सोर्स हमारे पास है वो कहानी को 3 हिस्सों में बताते हैं। पहला तो ये कि सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका कैसे बदल रहा है। दूसरा, किसी भी मुश्किल आइडिया को तस्वीरों में कैसे उतारा जा रहा है। और तीसरा, जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, वो है इन सब के पीछे का विज्ञान। वो तो हैरान करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे टूल से जिसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है, गूगल एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी। हाँ, नाम ही बताता है कि ये कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सही कहा। तो अब तक हम एआई कोडिंग असिस्टेंट्स के बारे में सुनते आए हैं ना, जो कोड लिखने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा कि एंटी ग्रेविटी एक एजेंट फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। ये सुनने में तो काफ़ी भारी भरकम शब्द लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या है? क्या अब डेवलपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है। लेकिन नहीं, इसका मतलब थोड़ा अलग और ज़्यादा दिलचस्प है। अब तक एआई एक सहायक की तरह था, जो आपके कंधे पर बैठकर सुझाव देता था। एजेंट फर्स्ट का मतलब है कि अब आप मैनेजर बन गए हैं और आपके नीचे एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम काम कर रही है। आप उन्हें सिर्फ एक लाइन का कोड लिखने को नहीं कहते, आप उन्हें एक पूरा काम सौंपते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट के लिए एक नया लॉगिन पेज बनाओ और उसे डेटाबेस से कनेक्ट करो। मतलब मैं सिर्फ आइडिया दूं और काम हो जाएगा। ये तो हाँ, लगभग वैसा ही। ये तो वही बात हुई जिससे कुछ लोग मजाक में वाइब कोडिंग कह रहे हैं कि बस अपने ऐप की वाइब बताओ और एआई उसे बना देगा। बिल्कुल, वाइब कोडिंग। और अब ये मजाक नहीं रहा। असल में ये इस बात का संकेत है कि भविष्य में सबसे बड़ी स्किल शायद कोड लिखना नहीं, बल्कि अपने आइडिया को साफ साफ समझाना होगी। जो इंसान अपनी वाइब या सोच को सबसे बेहतर तरीके से एआई को बता पाएगा, वही सबसे अच्छा क्रिएटर बनेगा। मतलब रुकावट तकनीकी कौशल से हटकर सोच की स्पष्टता पर आ रही है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, एक ब्लॉग पोस्ट में मैनेजर व्यू का जिक्र था, वो क्या चीज है? वो इस सिस्टम का समझिए दिल है। सोचिए, आपके पास एक मिशन कंट्रोल जैसा डैशबोर्ड है। उस पर आप देख सकते हैं कि आपका एक एआई एजेंट कोड लिख रहा है, दूसरा एजेंट टर्मिनल में कमांड चलाकर सर्वर सेटअप कर रहा है और तीसरा एजेंट एक असली वेब ब्राउजर खोलकर आपके बनाए हुए पेज को टेस्ट कर रहा है। आप एक ही जगह से अपनी पूरी एआई टीम को काम करते हुए देख सकते हैं और उन्हें निर्देश दे सकते हैं। एक मिनट रुकिए, आपने कहा असली ब्राउजर? हाँ, एक असली ब्राउजर। मतलब मैं अपनी स्क्रीन पर एआई को सच में वेबसाइट चलाते हुए देख सकती हूँ? हाँ, और यही तो सबसे कमाल की बात है। जब एआई ब्राउजर में काम करता है तो स्क्रीन पर एक छोटा सा लाल डॉट वाला कर्सर दिखाई देता है। आप सचमुच एक डिजिटल भूत को अपनी स्क्रीन पर काम करते हुए देख सकते हैं, जो माउस हिला रहा है, फॉर्म भर रहा है, बटन क्लिक कर रहा है। ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है, लेकिन ये पारदर्शिता के लिए जरूरी है। ये बात मेरे अगले सवाल पर आती है, भरोसा। मैं अपनी कंपनी का पूरा कोड, पूरा प्रोजेक्ट एक एआई के हवाले कैसे कर दूं? क्या पता वो सब गड़बड़ कर दे? यही सबसे बड़ी चुनौती है। और एंटी ग्रेविटी का जवाब है एक कॉन्सेप्ट जिसे वो आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। देखिए, एआई से बात करने में सबसे बड़ी दिक्कत भरोसे की है। अगर वो कहे मैंने काम कर दिया, तो आप कैसे मानेंगे? हजारों लाइन का कोड कौन पढ़ेगा? आर्टिफैक्ट्स इसका जवाब है। एआई आपको लंबी चौड़ी लॉग फाइलें नहीं बल्कि सबूत देता है। सबूत? किस तरह के सबूत? मान लीजिए आपने उसे कहा लॉगिन बटन ठीक करो। काम पूरा होने पर वो आपको सिर्फ बदलावा कोड नहीं देगा, वो आपको एक पूरी टास्क लिस्ट देगा कि उसने क्या क्या किया। वो आपको पहले और बाद के स्क्रीनशॉट देगा। और सबसे बड़ी बात, वो आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजेगा जिसमें वो लाल डॉट वाला कर्सर आपकी वेबसाइट पर जाकर यूजर नेम पासवर्ड डालकर उस बटन को क्लिक करके दिखा रहा है कि देखो अब ये काम कर रहा है। ये मेरा यकीन करो,
से खुद अपनी आंखों से देखो वाला बदलाव है। वाह, ये तो गेम चेंजर है। मतलब अब बहस नहीं, सिर्फ सबूत। तो ये है जेमिनी 3 की एक्शन लेने की क्षमता। कमाल है। यानी कोडिंग का भविष्य पूरी तरह से बदल रहा है। लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक बार आपने कुछ बना लिया तो दुनिया को समझाना भी तो पड़ता है कि वो क्या है। मुझे लगता है हमारे सूत्रों में इसका भी कोई जिक्र था, कोई विजुअल टूल। बिल्कुल, यहीं पर कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और ये उतना ही दिलचस्प है। इस इकोसिस्टम में एक और टूल है, नानो बनाना प्रो। इसका काम है मुश्किल से मुश्किल आइडिया को विजुअल बनाना, यानी तस्वीरें, डायग्राम्स और इन्फोग्राफिक्स तैयार करना। अच्छा, तो ये मिड जर्नी या स्टेबल डिफ्यूजन जैसा ही एक और एआई इमेज जनरेटर हुआ? नहीं, यहीं पर फर्क है। ज्यादातर इमेज जनरेटर एक तरह के डिजिटल पेंटर होते हैं। आप उन्हें कुछ शब्द देते हैं और वो पिक्सल का अंदाजा लगाकर एक सुंदर तस्वीर बना देते हैं। लेकिन नैनो बनाना प्रो को सूत्रों में रीजनिंग इमेज इंजन कहा गया है। ये सिर्फ एक पेंटर नहीं, बल्कि एक डिजाइनर, एक इंजीनियर और एक फैक्ट चेकर भी है। रीजनिंग इमेज इंजन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये तस्वीर बनाने से पहले सोचता है। ये सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके बीच के रिश्ते और तर्क को समझता है। इसी को स्थानिक तर्क या स्पेशल रीजनिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप इसे कहें कि सौर मंडल का एक डायग्राम बनाओ, तो ये जानता है कि सूरज बीच में होना चाहिए, बुध उसके सबसे पास होगा और बृहस्पति शनि से पहले आएगा। ये सिर्फ इंटरनेट से तस्वीरें कॉपी नहीं कर रहा, ये सौर मंडल के लॉजिक को समझ रहा है। ये तो कमाल है। मतलब अगर मैं इसे कहूं कि पृथ्वी की परतों का एक भूवैज्ञानिक क्रॉस सेक्शन बनाओ, तो ये अपने आप समझ जाएगा कि क्रस्ट सबसे ऊपर, फिर मैंटल और फिर कोर आएगा। बिल्कुल सही। और ये करने के लिए ये खास तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसे थिंकिंग मोड कहते हैं। जब आप कोई मुश्किल प्रॉम्प्ट देते हैं तो एआई आपको फाइनल तस्वीर देने से पहले बैकएंड में अपने लिए कुछ रफ स्केच या विचार तस्वीरें बनाता है। ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन एआई इनका इस्तेमाल लेआउट, कंपोजिशन और लॉजिक को ठीक करने के लिए करता है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान डिजाइनर पहले कागज पर 2-3 रफ आइडिया बनाता है और फिर सबसे अच्छे वाले को फाइनल करता है ना। हाँ, बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। लेकिन क्या इससे क्रिएटिविटी पर असर नहीं पड़ेगा? अगर सब कुछ इतना तार्किक और नियमों पर आधारित है तो क्या कला खत्म हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें हर जगह एक ही जैसे परफेक्ट लेकिन बिना आत्मा वाले एआई चित्र दिखने लगें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वैज्ञानिक डायग्राम या आर्किटेक्चरल डिजाइन जैसी चीजों के लिए जहां सटीकता जरूरी है, ये एक वरदान है। जहां तक कला की बात है तो यह एक नया टूल है। जैसे कैमरे के आने से पेंटिंग खत्म नहीं हुई, बल्कि फोटोग्राफी एक नई कला बन गई। उसी तरह ये टूल उन कलाकारों को ताकत देगा जो अपनी कल्पना को सटीकता के साथ दिखाना चाहते हैं। एक सूत्र में जिक्र है कि आप एक ही किरदार को अलग अलग सीन में दिखाने के लिए 14 रेफरेंस इमेज तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कहानियों में किरदारों की एक रूपता बनी रहती है। ये कॉमिक बुक आर्टिस्ट या एनिमेटर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल घूम रहा है। एक एआई भौतिकी यानी फिजिक्स को इतनी अच्छी तरह कैसे समझ सकता है कि वो एक सटीक वैज्ञानिक डायग्राम बना सके? ये जानकारी उसके पास आती कहां से है? और आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और सबसे अहम हिस्सा है। इसका जवाब गूगल डीप माइंड के एक शोध पत्र में छिपा है, जिसका सीधा ताल्लुक भौतिकी की एक बहुत ही जटिल शाखा से है, द्रव गतिकी यानी फ्लूइड डायनामिक्स। द्रव गतिकी, ये तो सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। मतलब जैसे हवाई जहाज के पंख के ऊपर हवा कैसे बहती है या नदी में पानी का बहाव। हाँ, बिल्कुल वही। सदियों से वैज्ञानिक और गणितज्ञ कुछ समीकरणों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जो तरल पदार्थों के व्यवहार को बताते हैं। इन समीकरणों में कुछ खास स्थितियां होती हैं जिन्हें सिंगुलैरिटीज या ब्लोअप्स कहते हैं। ये वो सैद्धांतिक बिंदु हैं जहां समीकरण टूट जाते हैं और अनंत वेग या अनंत दबाव जैसी असंभव चीजों की भविष्यवाणी करने लगते हैं। ये समझना भौतिकी के लिए बहुत जरूरी है। और एआई ने इसमें मदद की? हाँ, डीप माइंड के वैज्ञानिकों ने इन समीकरणों को हल करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया और ऐसे नतीजे निकाले जो इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन थे। एक सूत्र में उनकी सटीकता का एक अविश्वसनीय उदाहरण दिया गया है। उनकी गणना इतनी सटीक थी कि यह पृथ्वी के व्यास का अनुमान सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की गलती के साथ लगाने के बराबर है। कुछ सेंटीमीटर, ये तो अविश्वसनीय है।
लेकिन कैसे? एआई ने ये कैसे सीखा? क्या उसे लाखों वीडियो दिखाए गए कि पानी कैसे बहता है? नहीं, और यही इसका राज है। इसका राज फिजिक्स इन्फॉर्म्ड न्यूरल नेटवर्क्स या संक्षेप PIN में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर एआई को आप लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाकर सिखाते हैं कि बिल्ली कैसी दिखती है। वो पैटर्न पहचानना सीखता है। लेकिन पिन्स के साथ आप एआई को तस्वीरें नहीं दिखाते। आप उसे जीव विज्ञान की किताब पढ़ाते हैं और बताते हैं कि एक बिल्ली के 4 पैर, 2 आंखें और एक पूंछ होती है। उसे नियमों से सिखाया जाता है, न कि सिर्फ उदाहरणों से। मतलब पिन्स को द्रव गतिकी के बुनियादी समीकरण और भौतिकी के नियम सिखाए गए हैं। बिल्कुल। उस एआई मॉडल को तरल पदार्थों की तस्वीरें नहीं, बल्कि भौतिकी के बुनियादी सिद्धांत सिखाए गए हैं। उसे बताया गया कि तुम्हें इन नियमों का पालन करना ही होगा। यही वो फिजिक्स अवेयर इंजन है जो नैनो बनाना प्रो को शक्ति देता है। इसीलिए जब आप उसे पृथ्वी की परतों का डायग्राम बनाने को कहते हैं, तो वो जानता है कि क्रस्ट को मेंटल के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि उसे गुरुत्वाकर्षण और घनत्व के नियम पता हैं। वो नकल नहीं कर रहा, वो पहले सिद्धांतों से समझ रहा है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एंटी ग्रेविटी का एआई जो असल दुनिया में एक्शन लेता है, नैनो बनाना प्रो का एआई जो स्थानिक तर्क को समझता है, और इन सब के नीचे एक ऐसी नींव है जिसे हमारे ब्रह्मांड के बुनियादी नियम सिखाए गए हैं। ये तो वाकई एक पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसा कि सूत्रों में साफ किया गया है, कि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। द्रव सिमुलेशन के मामले में ये शैक्षिक उद्देश्यों और कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये अभी भी अकादमिक शोध के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष सॉफ्टवेयर की जगह नहीं ले सकता, कम से कम अभी के लिए। सही बात है, हमेशा एक सीमा होती है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो जेमिनी 3 सिर्फ एक और स्मार्ट चैटबॉट नहीं है। ये असल दुनिया में काम करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। एंटी ग्रेविटी के साथ एप्स बनाना, नैनो बनाना प्रो के साथ जटिल विचारों को समझाना, और ये सब एक ऐसी एआई नींव पर बना है जो हमारे आसपास की दुनिया के बुनियादी उसूलों को समझती है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। हम जानकारी खोजने से हटकर काम करवाने की ओर बढ़ रहे हैं। अब सवाल क्या नहीं, बल्कि कैसे करवाऊं होगा। बिल्कुल, और इसी बात पर मैं आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। हमारे सूत्रों में वाइब कोडिंग जैसे नए आइडिया का जिक्र है, जहां आप एक ऐप की फील बताते हैं और एआई उसे बना देता है। वे एआई एजेंट्स के बारे में भी बात करते हैं, जो भविष्य में खुद दुकानों को फोन करके पता कर सकते हैं कि कोई सामान स्टॉक में है या नहीं। ये सिर्फ हमारे इस्तेमाल के लिए बेहतर टूल बनाने के बारे में नहीं है, ये ऐसे पार्टनर बनाने के बारे में है जिन्हें हम काम सौंप सकें। तो सोचने वाली बात ये है, जैसे जैसे हमारी भूमिका काम करने वाले से निर्देश देने वाले या डायरेक्टर की ओर बढ़ रही है, तो भविष्य में हमारे लिए सीखने के लिए सबसे जरूरी कौशल क्या होंगे? जब मशीनें कैसे करना है का ध्यान रखेंगी, तो इंसानों के लिए क्या और क्यों करना है, ये तय करने की क्षमता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी।